फर्स्ट थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया जाए, है ना। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ठीक है, तो मैं शायद कल भी इस बात का जिक्र किया था, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मींस जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप शुरू करोगे 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट। ठीक है, फिर आ जाओगे, मैं पूरा डिटेल में तो अभी बताऊंगा नहीं, फिर आ जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे। ठीक है, फिर वहाँ से एक नई सीरीज़ चालू होगी, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1861, 1892, 1909। फिर वापस आ जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1947। ठीक है, सो फिर आप देखोगे जब ये पढ़ोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले ली है। मतलब क्या हुआ, एक लंबे समय से प्रोसेस चली आ रही थी, हिस्टोरिकल प्रोसेस चली आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की, वो फाइनली कंप्लीट कब हुई, 1949 को। हाँ, वही बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमारा जो संविधान है वो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। 1773 से लेके 1949 तक किस तरीके से भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, ये हुआ ऐतिहासिक आधार। ठीक है, फिर विकास। ठीक है, तो आधार क्या था, कल हमने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा। ठीक है, वही चीज़, वही गांधी के सिद्धांत, वही नेहरू के आदर्श हमने संविधान में शामिल किए, तो वो ऐतिहासिक आधार है, वो विकास का क्रम है हमारे संविधान का, कि किस तरीके से भारत का संविधान इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है उसमें, विशेषताएं। तो हमारे संविधान की विशेषताएं आपको पता है, एक आध विशेषता। वेरी गुड, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, इतना बड़ा है कि तुम्हें 80 घंटे लग जाएंगे कम से कम समझने में। ठीक है, वो भी सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ाई जाएगी तब। ठीक है, कितने आर्टिकल्स है, 395 या 470 के आसपास, 470 के आसपास है ना। जब हमने शुरू किया था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में, तब हमारे पास थे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स 395 1950 में। आज की डेट में समथिंग अराउंड 470 है। ठीक है, और बढ़ाते जा रहे हैं हम, कम नहीं कर रहे। राइट, सो विकास, विशेषताएं। ठीक है, फिर संशोधन। अब मैंने कहा ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तब कितने थे, 395, आज कितने हैं, 470 अराउंड। मतलब हमने संशोधन किया है। संशोधन पॉलिटी की लैंग्वेज में अमेंडमेंट। ठीक है, वेन एवर वी चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज़ डन थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, तो कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितने हो, 104 हो चुके, 5 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे तो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में इन डिटेल। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, पहले तो किस तरीके से बना है अप टू 1949, फिर 1950 से बाय वेरियस अमेंडमेंट्स हाउ इट गॉट इवॉल्व्ड। ठीक है, इवॉल्व अभी भी हुआ है और आगे हो रहा है इवॉल्व। समय के साथ हम चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं ना, वो क्या है, इवोल्यूशन ही, और बेहतर बना रहे, ख़राब तो नहीं कर रहे ना।
कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रहे क्या हम? इवॉल्व ही कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं और उसका विकास हो रहा है, राइट। सो वो चीज़ें हमें देखनी है। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। अब मैंने अभी बोला जस्ट, हम ख़राब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ है, राइट। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ये है, ठीक है, आधारभूत संरचना है, इस पे पूरा संविधान टिका है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसे चेंज नहीं करोगे, इसके अलावा तुम्हें जो चेंज करना है कर लो, बट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, आधार है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेगी, उसके आगे ऐड ऑन होते जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट योर फर्स्ट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अमेंडमेंट्स क्या हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स है, ठीक है। अगला टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। अब भारत में सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो दोनों के काम क्या क्या है, ठीक है, ये देखना है। उसके साथ आगे और भी लिखी चीज़ें हैं, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, ठीक है, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, ठीक है। सो इससे एक चीज़ क्या समझ में आ गई, भारत का संविधान किस तरह का संविधान है, संघीय संविधान है, ठीक है, ऐसा सिलेबस में लिखा है, ठीक है या नहीं है ये बाद में चर्चा करें, ठीक है। बट संघीय ढांचे में जो जो मुद्दे आएंगे, संघीय ढांचा क्या होता है, किसी को पता है, व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, फेडरल कैरेक्टर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इधर सेंटर ना हो या स्टेट ना हो, सेंटर भी हो स्टेट भी हो, ठीक है। और इंडिया का तो और थोड़ा यूनिक है, लोकल भी है। सो वी आर हैविंग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, ये और इन जब 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, 3 स्तर है सरकार के, ठीक है, तो इनके बीच समन्वय की भी ज़रूरत पड़ेगी, कोऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच या इन तीनों के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कुछ इश्यूज़ डेवलप होंगे, ठीक है, और उस इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो मैकेनिज़्म भी डेवलप किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नीति आयोग के बारे में सुना है? क्या है बेटा? थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन मत बोलना, मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। वो हटा दिया प्लानिंग कमीशन और फिर तुम अभी फिर प्लानिंग कमीशन बोल रहे हो, ठीक है। नीति आयोग भारत के लिए योजना बनाने का एक थिंक टैंक है, ठीक है। अब कैसा लगेगा अगर सारी योजनाएं केंद्र बना के राज्यों से बोलेगा इम्प्लीमेंट करो अब बस, तो वो सरकार रहेगी क्या, राज्य सरकार? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, ठीक है। तो उस फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक नीति आयोग बना दिया कि अब जो भी योजनाएं बनेगी उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाएंगे। तो अब अगर आप नीति आयोग का कंपोजिशन देखोगे, उसकी संरचना देखोगे, तो उसमें पाओगे कि प्रधानमंत्री भी है, कुछ केंद्रीय मंत्री भी है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वो भी है। तो साथ मिलके हो गया। इससे क्या होगा, मिलजुल के काम होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। और जब कोऑपरेशन के साथ काम किया जाएगा तो संघीय ढांचा और बेहतर होगा। एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज़ व्हाट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। अगला, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। पंचायतें देखी है आप लोगों ने? देखी है पक्का? ग्राम सभा काम कर रही है अच्छे से?
नहीं, अब नो सर। क्यों नहीं कर रही बेटा? फेडरल स्ट्रक्चर में तो हमने देख लिया कि सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन करना है, बट स्टेट और लोकल लेवल के बीच भी तो चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हमने थर्ड टियर भी बना दिया ना, थर्ड लेवल भी बना दिया। तो उस थर्ड लेवल को किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से पावर देनी है, और उस थर्ड गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना है, उसे पावर्स देनी है, तो फाइनेंसेस भी देने होंगे। और अगर उसे फाइनेंसेस दे दिए जाए, ठीक है, तो स्टेट के फाइनेंसेस का क्या होगा? ठीक है, ये चीज़, तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आएगी, राइट। कल के न्यूज़पेपर में शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एडिटोरियल पेज के बगल में एक पेज था जिसमें WTO वाली न्यूज़ थी, चैलेंजेस रिलेटेड विथ, और नीचे एक डेटा पॉइंट करके कॉलम था, ठीक है। उस डेटा पॉइंट में कल के न्यूज़ आर्टिकल में साफ लिखा था कि जो स्टेट्स है उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेंट्रल ग्रांट, जो केंद्र से उन्हें अनुदान मिलता है, वो उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत है, ठीक है। और अभी आप क्या कह रहे हो कि आपको फाइनेंसेस ट्रांसफ़र करने हैं कहाँ पे? लोकल लेवल पे। उन्हें खुद सेंटर से मिल रहा है और आप कह रहे हो उन्हें लोकल लेवल पे भी दे दो, तो देना पसंद करेंगे क्या स्टेट्स? वही सारे चैलेंजेस हमें यहाँ देखने होंगे, राइट। दोनों में अंतर ये है कि बेटा जब राज्य की सरकार की बात होगी, राज्य की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात होगी, तो वहाँ पे राज्य सरकार काम करेगी। जैसे आपका स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी है, ठीक है, वो सब किसका दायित्व है? राज्य सरकार का। बट कुछ चीज़ें होगी जो पूरे भारत में एक तरह से लागू की जानी चाहिए, वो अधिकार कौन से होंगे, किसके पास होंगे? केंद्र सरकार के पास। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे और राज्य के लिए मुख्यमंत्री काम करेंगे। अगला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कल हमने जिक्र किया था, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। व्हाट आर दीज 3 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों के काम अलग अलग है। अगर तीनों के काम अलग अलग कर दिए जाए तो किसी तरह का चेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर मैं सेपरेट ही कर दूं, दैट एग्जीक्यूटिव विल डू इट्स ओन वर्क, legislature will do its own work, judiciary will do its own work, and no one will interfere in each other. सब अपने अपने मर्जी के राजा हो जाएंगे तीनों के तीनों। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है इंडिया में, बट इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, हाउ दैट विल बी रिजॉल्व, ठीक है। ईदर जुडिशरी विल डू और समवन एल्स विल डू। इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व दैट, ठीक है। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किसी तरह का टकराव होता है तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा? न्यायपालिका यदि किसी तरह का गलत निर्णय सुनाती है तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर तो है, शक्ति का पृथक्करण तो है, ठीक है, किंतु साथ ही साथ संतुलन भी है, ठीक है, कि कोई भी शक्तिशाली ना हो पाए। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ है बेटा। हाँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। लेजिस्लेचर में आपका लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट, ये केंद्र की बात कर रहा हूँ,
जब राज्य में आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद, जुडिशरी में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन्स है। सो सेपरेशन ऑफ पावर, पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी एक टॉपिक छूट गया, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। अब ये एक टॉपिक ऐसा है बेटा जिसे नॉर्मली जो टीचर्स है वो अवॉइड कर रहे हैं, और अवॉइड करने के पीछे वजह भी थी कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था यहाँ से, ठीक है, बट पिछले 2-3 सालों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सो नॉट ओनली दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू ऑल्सो स्टडी फ्रॉम अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इन द सेंस, what is the difference between the powers of Indian president to that of US president, ठीक है। like last to last year there was a question, how the president of India and France gets elected, what are the dissimilarities between these two, इंडिया में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और फ्रांस में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, ठीक है। तो अब यूपीएससी का इंटरेस्ट इस टॉपिक पे आ गया है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे आ गए हम लेजिस्लेचर में, राइट। जो यूनियन की लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है, और जो स्टेट की लेजिस्लेचर है उसे राज्य विधायिका कहते हैं, उसे एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है, देन फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से वो काम करेगी, ठीक है, क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। देन पावर्स एंड प्रिविलेजेस, कौन कौन से उनकी अधिकार होंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, कौन कौन से विशेष अधिकार होंगे, प्रिविलेजेस, ठीक है। फिर इश्यूज़, लेजिस्लेचर में भी तो कुछ इश्यूज़ होंगे ना, राइट। सो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जितने भी स्ट्रक्चर है उन सभी के फंक्शंस, ठीक है। साथ ही मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब याद करो, लॉकडाउन से पहले जब CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, लोग धरने पे बैठ गए थे, ठीक है, बट कुछ हुआ क्या, वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो क्या थे, प्रेशर ग्रुप। उसी प्रकार पिछले साल ही, ठीक है, किसान लोग धरने पे बैठे थे दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे, ठीक है, नतीजा क्या हुआ, जो फार्म लॉस थे वो सरकार ने वापस ले लिए, वो भी तो दबाव समूह है ना। सो ये सारे जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ये काम कैसे करती है, मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, उन पे किस तरह के दबाव होते हैं, ठीक है, किस तरह के दबाव होते हैं और उन दबावों को किस तरीके से डील किया जाता है। कई बार हम मान लेते हैं, कई बार हम नहीं मानते, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मल मीन्स विच आर रूल अबाइडेड, जो फॉर्मली बना है उसका एक चार्टर है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो बना है, ठीक है, वो होगा फॉर्मल। और मान लो आप ही लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हम 10 लोग मिलके ये काम करेंगे, ठीक है, वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने किसी तरह का रिटर्न एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ठीक है, आप अनौपचारिक रूप से एक साथ आ गए हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल। और जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ विथ लीगल डॉक्यूमेंट जब आप अपना एक ग्रुप बनाएंगे तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट।
ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है बेटा। क्यों? क्योंकि इस देश में जितने भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति से लेके तो सरपंच का, पार्षद का, वो इसी आरपीए के अंडर होते हैं। ठीक है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, कैसे चुनाव होंगे, किस तरीके से होगा, कब वो अयोग्य होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। चुनाव आयोग के बारे में तो संविधान में लिखा है बेटा, बट वो प्रोसेस क्या होगी वो डिटेल में आरपीए में लिखा है। ठीक है, जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो न्यूज़ में चल रहा है तो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, राहुल गांधी को सज़ा हुई है, राइट, डिफेमेशन वाले केस में। ठीक है, तो वो क्यों मिली है सज़ा? किसी को आइडिया? मानहानि का केस। वो मानहानि हुई क्यों? क्या कहा था राहुल गांधी ने? ऐसा कुछ कहा है ना, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा था। ठीक है, हाँ, ऐसा कहा था, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, सो कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, ठीक है, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी के मान की हानि हुई थी। ठीक है, उस कम्युनिटी के एक एमएलए थे, उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट केस किया और उस केस में उन्हें कितने साल की सज़ा हुई? 2 साल। 2 साल बेटा, नहीं, 2 साल की सज़ा हुई है। ठीक है, अब सज़ा तो हो गई। अब सज़ा होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी को संसद सदस्यता छोड़नी पड़ी, उन्हें बर्खास्त कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि आरपीए में लिखा हुआ है, ठीक है, कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। उसे सज़ा मिली किस केस में? मानहानि के केस में मिली। कितनी? 2 साल की। बट जैसे ही 2 साल की सज़ा हुई, आरपीए एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून, ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सज़ा मिलती है तो उसे उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसीलिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, ये तो हुए 3 ऑर्गन्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, लिखे हुए, जैसे कि CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसी तरीके से अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और अब तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग भी बन गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, लिखे हुए हैं संविधान में। ठीक है, तो उनका कार्य किस तरीके से होगा, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके क्या क्या अधिकार होंगे, ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्लियर है? स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी। अब जुडिशरी तो हमने पढ़ लिया, अब ये नया टर्म क्या आ गया? क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या होती है? हिंदी में अर्ध न्यायिक। ठीक है, क्या है ये? ये वो बॉडीज़ है जो बनाई तो लॉ से ही गई है, ठीक है, बट जब ये काम करती है तो ये लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती। ठीक है, दे डोंट स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो भी जुडिशियल बॉडी होगी, जो हमारी नॉर्मल जुडिशरी है, दे हैव टू स्ट्रिक्टली मेंटेन द रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बट दोज क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, दे डू नॉट नीड टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली। रीज़न क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी कभी भी निर्णय नहीं सुनाती है। ठीक है, निर्णय नहीं देती है। ये क्या करती है? कोशिश करती है कि आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, समझौता हो जाए, ऐसा निर्णय दिए जाए जिससे दोनों पक्ष में समन्वय रहे, खुश रहे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो मान लो देखो, जैसे कुछ समय पहले एक चर्चा में था कि यमुना का जो यमुना बैंक है, जो तट है, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगाए जा रहे थे, ठीक है। अब ये उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने क्या कहा कि अगर जुडिशरी के पास जाते तो जुडिशरी सारा बंद करवा देती, ठीक है, बट इंडस्ट्रीज़ भी ज़रूरी थी विकास के लिए। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने क्या कहा कि ठीक है, आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ, बट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्लांटेशन कर दो कहीं और। इससे क्या हो गया? विकास भी हो गया, पर्यावरण भी हो गया। तो इस तरह के समन्वय स्थापित करने का काम करती है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक इकाइयाँ। जैसे एक और एग्जाम्पल जिसका आपको बहुत काम पड़ेगा, ठीक है, प्रशासनिक आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है। आप कोई भी कार्य करते हो और उससे कोई भी विवाद होता है तो वो कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, प्रशासनिक प्राधिकरण में जाएगा, ठीक है। जुडिशरी में जाओगे या तो जीत के आओगे या हार के आओगे, ठीक है, बट ट्राइब्यूनल में जाओगे तो एक बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल्स कुछ।